स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि इस वक्त कैसे संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, एशियाई बाजारों की शुरुआत कैसी हो रही है। इसके अलावा भारतीय बाजारों पर रणनीति भी हम आगे शेयर करेंगे और खबरों के दम पर एक्शन कहाँ है, कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इन तमाम बातों पर आगे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। और इस वक्त शुरुआत जो है एशियन मार्केट्स की वो काफी मिली जुली देखने को मिल रही है। हालांकि एक्सजेक्स निफ्टी जरूर हरे निशान में दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया है। इस पर सपाट कारोबार हो रहा है एक्सजेक्स निफ्टी में। बाकी सभी अगर यहाँ पर इंडाइसेस देखेंगे तो यहाँ पर लाल निशान में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह यह है कि एक के बाद एक एशियाई कंट्रीज की तरफ से जो डेटा आ रहे हैं महंगाई के फ्रंट पर और कुछ इकोनॉमिक डेटा भी आए हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी वीकनेस नज़र आ रही है इकोनॉमिक फ्रंट पर अगर देखें तो इस वजह से उसका असर हम देख रहे हैं कि एशियाई बाज़ारों पर है। और इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट आंकड़े होंगे ऑस्ट्रेलिया से, हांगकांग से आने वाले महंगाई के आंकड़े, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भी वीकनेस है। और अमेरिकी बाज़ारों में अगर हम देखें तो ये हफ्ता अब कमज़ोरी के साथ ही बंद होगा। लगातार हम पिछले काफ़ी हफ्ते से देख रहे हैं कि एक तेज़ी थी, बट मार्च के बाद की सबसे कमजोर वीकली क्लोजिंग इस बार हम देखेंगे अमेरिकी बाजारों की, क्योंकि इस पूरे हफ्ते हमने वीकनेस ही देखी। काफ़ी सारी वजह थी, एक तो नतीजों का तो असर दिखा ही, उसके अलावा एक एक करके जो फेड की तरफ से बयान आ रहे हैं और इकोनॉमिक मोर्चे पर जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, उसको देखते हुए अमेरिकी बाजार इस पूरे हफ्ते मिले जुले ही कारोबार करते हुए दिखाई दिया। और मार्च के बाद सबसे कमज़ोर हफ्ता ये देखने को मिल रहा है। कुछ नतीजों पर नजर डालें तो टेस्ला के कमजोर नतीजे आने के बाद हमने देखा लगातार गिरावट जारी है और कल भी स्टॉक में 10% की गिरावट थी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी शेयरों में भी हमने दबाव देखा। सीगेट टेक्नोलॉजी के नंबर्स आए, कमजोर गाइडेंस देखने को मिली, जिसके चलते वहां पर तो वीकनेस थी। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और एप्पल के शेयर्स भी दिन के निचले स्तर पर बंद हुए। AT&T और अमेरिकन एक्सप्रेस के नतीजों पर भी नजर थी और यहाँ पर भी नतीजे जो आए हैं वो कमजोर साइड पर ही आए हैं। तो ओवरऑल अर्निंग्स के फ्रंट पर अगर बात करेंगे तो ज्यादातर जो नतीजे थे वो कमजोर आए थे। इसका हमने रिएक्शन कल बाजार में देखा और सभी इंडाइसेस में भी देखा। इसके अलावा भी अगले हफ्ते काफ़ी सारे टेक कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जिस पर की हमारी नज़र रहेगी। तो ये तो बात हुई नतीजों की, लेकिन इसके अलावा कुछ काफ़ी सारे इकोनॉमिक डेटा भी आए हैं। यूएस मार्च एग्जिस्टिंग होम सेल की अगर बात करें तो वहाँ पर करीब 2.5% की गिरावट हुई और अनुमान से ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। जॉबलेस क्लेम के जो आंकड़े आए हैं वो बढ़कर 2.45 लाख पर अब पहुँच चुके हैं। 2.40 लाख का हमारा अनुमान था, तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पर नंबर्स देखने को मिले हैं। और अप्रैल में भी जो फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आया है वहां पर भी अनुमान से काफी ज्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है। तो अब कहीं ना कहीं मंदी की आहट और मंदी का डर बढ़ता जा रहा है मार्केट में, जिसका की असर हमने कमोडिटी और बॉन्ड मार्केट्स में भी देखा। इसके अलावा फेड ऑफिशियल्स की तरफ से दूसरी तरफ ये भी बयान आ रहे हैं कि अभी भी यूएस में जो महंगाई दर है वो कंफर्टेबल लेवल से ज्यादा है, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए हम एक के बाद एक कदम उठाते रहेंगे, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और एक तरफ महंगाई की समस्या, एक तरफ मंदी की भी समस्या खड़ी होते हुए दिखाई दे रही है, तो इसका असर हम मार्केट्स पर भी देख रहे हैं। ग्लोबल चिंता अभी हावी होते हुए नजर आ रही है और बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट पर भी इसका रिएक्शन हम देख रहे हैं। यूरोप के बाजारों में भी कल वीकनेस ही थी। एशिया के बाजारों में हमने आपको बताया कि काफी सारे डेटा यहाँ पर आ रहे हैं जिस पर की नजर बनी हुई है। जापान में जो PMI आंकड़े आया उसमें बढ़त आई, लेकिन पिछले 6 महीने में सबसे धीमी ग्रोथ जापान में देखने को मिली और महंगाई दर में भी कोई बदलाव नहीं हुआ, 3.1% पर वो बरकरार थे। आज हांगकांग के भी महंगाई के आंकड़े आएंगे कुछ ही देर में, जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो PMI का आंकड़ा आया वो 10 महीने के ऊपरी स्तर पर था। तो कुछ मिक्स्ड क्यूज आ रहे हैं, बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी स्लो डाउन ही था। इसके अलावा 10 ईयर यील्ड्स 3.5 वहाँ पे हल्की गिरावट देखी गई। सोना 2 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच चुका था कल के डेटा आने के बाद, लेकिन वहां पर हमने हल्की रिकवरी देखी। प्रेशर दिखा कल कच्चे तेल में, मंदी का डर वहां पर भी हावी था और $81 के नीचे कच्चा तेल फिसलता हुआ नजर आया। तो कुल मिलाकर बात करें
तो इस वक्त मंदी का डर कहीं ना कहीं हावी है, जिस तरह के डेटा निकल कर आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स नतीजों पर तो हमारी नज़र है ही। तो वीकनेस के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से। अब इसको देखते हुए आज भारतीय बाजारों पर क्या करें, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार एफआईआई और डीआईआई के आंकड़े भी देख लेते हैं। कैश मार्केट में एफआईआई की तरफ से 1170 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है। घरेलू निवेशकों की बात करें तो 832 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है ये। इंडेक्स फ्यूचर में 475 करोड़ की खरीदारी करके गए, और कल क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी थी, इंडेक्स ऑप्शन में 8141 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा आया है एफआईआई की तरफ से। तो यहाँ पर भी यहाँ से भी जो संकेत आ रहे हैं वो थोड़े नेगेटिव साइड पर ही हैं। अब आगे बढ़ेंगे और इस बाजार में रणनीति क्या अपनानी चाहिए, और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करें, इन क्यूज को देखते हुए ये भी समझ लेते हैं। किया चौकसी सिक्योरिटीज के हेमंत कपाड़िया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या लग रहा है आपको, आज की ओपनिंग कैसी हो सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू फॉर हैंगिंग ऑन द शो। एसजीएक्स निफ्टी तो थोड़ा प्लस बता रहा है, लेकिन अगर आप एक चीज देखेंगे तो निफ्टी 1000 पॉइंट चल चुका है और ये चौथा दिन है जहां पे हम करेक्शन देख रहे हैं। बैंक निफ्टी का एक अंडर करंट इतना स्ट्रांग है कि मार्केट घटने के लिए तैयार नहीं। फिर भी इतना रन अप होने के बाद नेचुरल है कि मार्केट थोड़े करेक्टिव रहे, और वो करेक्शन हो रहा है। शायद प्राइस वाइज इतना डीप करेक्शन ना हो, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन और चल सकता है। तो आई हैव अ फीलिंग दैट एक टाइट रेंज है, रफली 17,550 और 17,850। अगर आप निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो जब तक ये रेंज पार नहीं करता, शायद 2-4 दिन और लग सकते हैं, तब तक निफ्टी थोड़े दायरे में ही रहना चाहिए। ओके, तो दायरे में रह सकता है बाजार निफ्टी में भी, और बैंक निफ्टी में जो भी हल्की स्ट्रेंथ नजर आ रही है वहां पर भी थोड़ा करेक्शन दिख सकता है, क्योंकि बाजार काफी चढ़ चुके हैं। तो एक रेंज आपको बता दी गई जिस पर आप नजर रखिए। हेमंत, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी शेयर करिए आपकी। अंडर करंट तो काफी स्ट्रांग है, अगर आप चार्ट देखेंगे करेक्शन जरूर है, लेकिन रिकवरी अभी तक खत्म नहीं हुई है। आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव की तरफ ही है। तो पहला बाय कॉल रहेगा एशियन पेंट्स पे। 13 हफ्ते की साइडवेज मूवमेंट है, 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कल बंद आया है। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल इंडिकेटर्स ने क्रॉस ओवर बाई दिया है। तो एशियन पेंट्स में 2800 के आसपास की एंट्री, 2750 का स्टॉप लॉस, 2850 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। सेकेंडली दूसरा स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक। अगर आप सिटी यूनियन बैंक देखेंगे तो बहुत ही डीपली ओवरसोल्ड सिचुएशन में से सिटी यूनियन बैंक सुधरने के मूड में है। वन सेकेंड लॉजिक वही रहेगा, हायर टॉप हायर बॉटम, क्रॉस ओवर बाय, और वीकली चार्ट पे भी 120 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 120 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से सपोर्ट लेके रिकवरी है। तो 127 के आसपास की एंट्री, 124 का स्टॉप लॉस और 133 का 133 का टारगेट। ओके, थैंक यू हेमंत हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सिटी यूनियन बैंक का ध्यान रखिए, थोड़ा गिरावट पे खरीदारी करी, क्योंकि कल स्टॉक में भी अच्छी तेजी दिखी थी। 127 के आसपास मिले आपको सिटी यूनियन बैंक, तब वहां पर एंट्री लीजिए 133 के टारगेट के लिए। और एशियन पेंट्स, क्योंकि आज कच्चे तेल में भी गिरावट हमें दिख रही है, तो वो भी एक फैक्टर है जो प्ले आउट करेगा। 2850 के लेवल्स के लिए आप एशियन पेंट्स में खरीदारी कर सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। वही दूसरी तरफ इंडेक्स देखेंगे तो काफी एक रेंज बाउंड यहाँ पर सेशन देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नतीजों की। कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नतीजे और अहम खबरें कौन कौन सी रही हैं, ये भी समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो रिजल्ट्स बताइए, कल कौन कौन से नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स एचसीएल टेक पे नंबर्स पे फोकस करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इनलाइन सेट ऑफ क्वार्टरली नंबर्स देखने मिले हैं, लेकिन जो गाइडेंस है वो जो है ऑफ कोर्स थोड़ी गुड साइड में है, बेटर साइड में देखने मिले हैं। जो सीसी रेवेन्यू है लगभग 1.2% सीक्वेंशियल ग्रोथ आया है। डॉलर रेवेन्यू में जो है लगभग सपाट रहे हैं, लेकिन अगर बात करें एबिट मार्जिन्स की तो यहाँ पे जो है थोड़ी गिरावट आई है, ऑलमोस्ट 140 बेसिस पॉइंट्स का। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी स्लाइट में ज़रूर आई है, और जो उसकी जो डील साइजिंग है उसमें भी 8% का गिरावट आया, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर डिसअपॉइंटमेंट नहीं आई। और ऑफकोर्स स्टॉक में भी थोड़ी दबाव देखने मिली थी। इन्फोसिस के नतीजे के बाद लगभग 4 से लेकर 5% तक का गिरावट देखने मिली थी अगले जो पिछले 2 सेशंस आए थे। इसके अलावा जो FY24 के रेवेन्यू गाइडेंस के बारे में बात करें तो लगभग 6 से लेकर 8%
तक का गाइडेंस दिया गया और ये इन लाइन है एस्टिमेट से, स्ट्रीट एस्टिमेट्स का। और जो मार्जिन गाइडेंस है वो थोड़ा स्लाइट मिस है, पर 18 to 19% का बैंड रखा गया है। और पाइपलाइन जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री में आई है वो जो है थोड़ी सी अच्छी है और देखा जाए तो थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक लग रही है, तो उतना वह ख़राब नहीं है जो है बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे जो है ज़रूर आप नज़र बनाए रखें। लेकिन मिड कैप स्पेस में जो है एक्शन भरपूर है आईटी स्पेस में। यहाँ साइंट में देखें तो Q4 के नंबर्स स्ट्रॉन्ग आए हैं, मार्जिन्स ने जो एस्टिमेट्स को बीट किया, जो एक्विजिशन ड्रिवन गाइडेंस होती है वो भी डिसेंट देखने मिली FY24 के लिए। आंकड़ों की बात करें तो ऑफकोर्स रेवेन्यू जो है, डॉलर रेवेन्यू, ये लगभग 8% का ग्रोथ दिया, जो कांस्टेंट करेंसी है वहाँ पे भी 6% का ग्रोथ देखने मिला है। थोड़ी सी नेगेटिव ज़रूर है, ऑर्डर इनटेक 10% गिरा है, लेकिन जो FY24 का गाइडेंस है वो जो है मॉडेस्ट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस में रखा है। टॉप लाइन सर्विस रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 10 से लेके 15% तक रहेगा और जो नॉर्मलाइज डेबिट मार्जिन है वहाँ पे लेकिन 100 से लेके 200 बेसिस पॉइंट्स तक का ग्रोथ देखने मिल सकता है। इसके अलावा ICICI प्रू के नंबर्स आए हैं। ऑफकोर्स आईटी से हम लोग स्विच ऑफ करते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग Q4 अर्निंग्स देखे गए, लेकिन आगे जाते हुए जो है मल्टीपल एक्सटर्नल चैलेंजेस देखने मिल सकती है आपके इस इंश्योरेंस स्पेस में। ऑफकोर्स अगर आंकड़ों की बात करें तो पैट में 27% का उछाल देखने मिला है और जो नई बिजनेस होती है, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, जो एक पैरामीटर होता है जिसे इंश्योरेंस कंपनीज को हम लोग ट्रैक करते हैं PL स्टेटमेंट देख के, वहाँ पे भी 36% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। तो ये 3 अर्निंग्स तो हमने बता दी, लेकिन स्टर्लिंग एंड विल्सन के अर्निंग्स जो है वो जो है वीक नंबर्स देखने मिले हैं और यहाँ पे एक ऑफकोर्स वन ऑफ आइटम्स भी आए हैं, उसके कारण लॉसेज में और बढ़ोतरी देखने मिली है। रेवेन्यू में भी जो है बड़ी गिरावट आई है और अब देखा जाए जो नेट लॉसेज है वो लगभग 3 गुना बढ़ के 400 करोड़ के ऊपर आ चुके हैं। तो ये ओवरऑल कह सकते हैं कि अर्निंग्स जो है ओवरऑल मिक्स्ड अभी देखने मिल रहा है, लेकिन आईटी स्पेस में जो है डिसेंट से लेके आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रही है। तो ये ओवरऑल आपका अर्निंग्स का एक्शन स्पेस है। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा तो ट्रिगर ये है कि आज रिलायंस का अर्निंग्स है और ओवर द वीकेंड ICICI बैंक का भी अर्निंग्स है। तो इन सारे अर्निंग्स पे जो है इस वीकेंड पे आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, तो काफी ढेर सारे नतीजे आने वाले हैं और आए भी हैं कल बाजार बंद होने के बाद, तो उस पर रिएक्शन आज देखने को मिल सकता है। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल पूजा, तो सबसे पहले मैं सीमेंट्स पे फोकस करेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो इनका कंसोर्शियम पार्टनर है गुजरात रेलवेज के साथ। उन्होंने एडवांस रूरल जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन होता है उसके लिए डील की है। लगभग उनका शेयर में ऑलमोस्ट 700 करोड़ का डील रहने वाला है। ग्रीन पैनल इंडस्ट्री जो उनकी MDF प्लांट थी वो अपनी ऑपरेशंस वापस स्टार्ट कर चुके हैं। 18 दिन तक जो थी उनकी प्लांट बंद थी क्योंकि मेंटेनेंस चल रहा था। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे भी एक मूवमेंट आया है। यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला को जो है अपॉइंट कर दिया गया है एडिशनल डायरेक्टर कंपनी के बोर्ड में, ऑफकोर्स इन्वेस्टर सेंटिमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट थी और हमने कल भी बताया था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस स्टॉक में दिख रहा है। यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूवल दे दी कि लगभग 2000 करोड़ रुपए वो जुटा सकते हैं, इक्विटी और डेट या इन दोनों का मिक्स को लेके। तो ऑफकोर्स इस पर भी फोकस रखिएगा। ओबरॉय रियल्टी की Q4 बुकिंग्स आए हैं और बहुत बड़े आंकड़े दिख रहे हैं। फोर्थ क्वार्टर में लगभग 6000 करोड़ का बुकिंग जो है फोर्थ क्वार्टर में दिखा, लास्ट ईयर सिर्फ 925 करोड़ का दिखा। अब एक चीज़ बता देता हूँ कि जो बुकिंग वैल्यू है इसमें जो है ओसिस रियल्टी की भी सेल्स इंक्लूड है, वो वहाँ पे लगभग 3000 करोड़ की थी। और आप याद रखिए इनके बहुत लग्जरी प्रोजेक्ट्स होते हैं और जो टैक्सेशन बेनिफिट्स के लिए जो है बहुत बड़े बड़े डील्स हुए थे उनके ओबरॉय 360 प्रोजेक्ट में। तो उसके कारण जो है मार्च क्वार्टर के जो बुकिंग वैल्यूज़ है वो आपको बहुत इन्फ्लेटेड दिखेंगे। इसके अलावा ऑफकोर्स टेलीकॉम स्टॉक्स में रिलायंस, भारती एयरटेल भी रहेंगे फोकस में। रिलायंस ने लगभग 83,000 साइट्स जो 5G सर्विस की उसको रोल आउट कर दिए। अगर उसको कंपेयर करें भारती एयरटेल के साथ तो वो लगभग 20,000 के नीचे है। PNB हाउसिंग फाइनेंस, इनके जो राइट्स इश्यू वाले शेयर्स होते हैं, जो एंटाइटलमेंट होता है, उसमें जो है गोल्डमैन सैक्स ने 5 लाख शेयर्स बेची है और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने जो है वो 5 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। इसके अलावा डील स्पेस तो बहुत हो रहे हैं आपके मेडिकल स्पेस में, हेल्थ केयर स्पेस में, और यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर का एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है कि वो फ्रंट रनर हो चुका है केयर हॉस्पिटल्स को अक्वायर करने के लिए। अब केयर हॉस्पिटल्स का ऑफकोर्स बांग्लादेश और इंडिया दोनों में जो है देशों में उनकी प्रेजेंस है और ये जो है TPG से बात कर रही है कि खरीदारी की, और एक एक्सक्लूसिविटी डील भी साइन कर लिए हैं। अब जो इसकी वैल्यूएशन आ रही है केयर हॉस्पिटल्स की वो लगभग 5,500 से 6,500 करोड़ का है। और इस फोरे में जो है आप कहेंगे कि इस रेस में जो है PE प्लेयर ब्लैकस्टोन भी हैं। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के लिए।
ठीक है, थैंक यू शरद, ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ये थे खबरों वाले शेयर्स और उसका पूरा एनालिसिस अभी आपको शरद बता रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और आज दिग्गज कंपनी रिलायंस के नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से क्या अनुमान है बताने के लिए सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित, सबसे पहले तो ये बताइए कि रिलायंस की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो नंबर्स कैसे रह सकते हैं? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के फोर्थ क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स ही एक्सपेक्टेड है, कोई बिग बैंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है एनालिस्ट कम्युनिटी को। रेवेन्यू फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो करीब 2% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, एबिटा करीब 4.5% से बढ़ सकता है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। मार्जिन्स जो है 16.6% के आसपास आ सकता है और जो नेट प्रॉफिट का नंबर होगा वो करीब 6% हायर हो सकता है पिछले क्वार्टर से। अब अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो O2C सेगमेंट जो है वही सेगमेंट्स ग्रोथ लीड करने वाला है, क्योंकि उसी सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट एबिटा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, करीब 9% का ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो रिफाइनिंग मार्जिन्स स्टेडी थे और पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए थे। अब पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स इसलिए भी इंप्रूव हुए थे क्योंकि जो एनर्जी कॉस्ट था फोर्थ क्वार्टर में वो थोड़ा लोअर साइड पे था। अब गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे करीब 4% का एबिटा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और ये प्योरली हायर वॉल्यूम्स के दम पे देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइसेस जो थे ऑन सिक्वेंशियल बेसिस प्रीटी मच स्टेबल रहे हैं। रिटेल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जितना भी ग्रोथ दिख रहा है रेवेन्यू में करीब 3% का और एबिटा फ्रंट पे करीब 4% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस, और ये प्योरली स्टोर एडिशंस के दम पे और ऑपरेटिंग लेवरेज के दम पे हमें ये ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम देखें तो O2C सेगमेंट जो है वो ग्रोथ लीड करने वाला है फोर्थ क्वार्टर FY23 में। बिल्कुल। और सौमित, इसके अलावा ये भी बताइए कि रिलायंस जियो के नंबर्स से क्या अनुमान है? रिलायंस जियो जो कि टेलीकॉम आर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उससे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू सिर्फ 2% से बढ़ेगा, एबिटा ग्रोथ भी करीब 2% के आसपास होगा और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो लार्जली फ्लैट रहेगा ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। इनफैक्ट जो कंपनी की एबिटा और नेट प्रॉफिट ग्रोथ होगी वो स्लोएस्ट एवर होगी लिस्टिंग से लेके अब तक। आरपू जो कि की नंबर है कोई भी टेलीकॉम कंपनी के लिए वो करीब 179 रुपीज़ के आसपास आ सकता है और सब्सक्राइबर बेस जो है वो ग्रो होकर करीब 43.9 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशंस है एनालिस्ट कम्युनिटी की। अब जो भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है करीब 2% का रेवेन्यू फ्रंट पे और 2% का एबिटा फ्रंट पे, वो प्योरली सब्सक्राइबर एडिशन के दम पे देखने मिल रहा है। और ये जो लोअर ग्रोथ इसलिए हो रही है कंपनी में क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कोई भी टैरिफ हाइक नहीं हुआ था, तो कोई मेजर रीज़न एज सच नहीं है बड़ा ग्रोथ एक्सपेक्ट करने का रिलायंस जियो से। और उसी के साथ कॉस्ट फ्रंट पे थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए रहेंगे कंपनी के लिए, क्योंकि 5G लॉन्च करने के बाद थोड़े एक्सपेंसेस शूट अप हो चुके हैं कंपनी के लिए। अब नेट प्रॉफिट ग्रोथ इसलिए भी कम आ रहा है क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट हायर साइड पे होने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि स्पेक्ट्रम कॉस्ट जो है वो फैक्टर इन हुआ रहेगा बैलेंस शीट में, जिसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की बढ़ चुकी होगी। अब ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट में अगर हम देखें तो कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले कि नेट डेट लेवल्स कहाँ पे पहुंच रहे हैं रिलायंस के। पहले ये नेट डेट फ्री था, अब ये नेट डेट जो है कंपनी का 1 लाख करोड़ के ऊपर हो चुका है। इन्वेस्टमेंट्स जो कर रही है कंपनी रिटेल और न्यू एनर्जी वर्टिकल्स में, उसका क्या आउटलुक है उस पर अपडेट लेना इंपॉर्टेंट होगा। जियो फाइनेंशियल्स का जो डीमर्जर है उस पर क्या अब तक अपडेट हो चुका है, क्या नए अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं कंपनी में, उसकी तरफ से वो भी ट्रैक करना होगा। और जो भी एक्विजिशंस कंपनी ने किए हैं फोर्थ क्वार्टर पे, उसके बारे में क्या कंपनी के प्लान से आगे चलते वो ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा। और टेलीकॉम बिजनेस में आरपो ट्रेजेक्ट्री कैसा रहा है, 5G मोनेटाइजेशन प्लान क्या है आगे चल के, और 5G में कैसा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, कितने यूजर एडिशन हुए हैं कंपनी के, ये सब ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट से। ठीक है, थैंक यू सौमित ये डिटेल्स देने के लिए। तो आज शाम बाजार बंद होने के बाद नतीजे आएंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। अब क्विकली समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। वामाक्षी हमारे साथ हैं बताने के लिए। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम नायका के साथ। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि फैशन बिजनेस में वीकनेस नजर आ रही है। फैशन बिजनेस ब्रेक इवन हो सकता है ईबिटा लेवल पर FY26 में, अब पहले FY25 में ये ब्रेक इवन का अनुमान था। इसके अलावा उन्होंने अपने रेवेन्यू और अर्निंग्स एस्टिमेट्स को भी घटाया है और उसी के चलते उन्होंने ओवरवेट की राय ज़रूर बरकरार रखी है, मगर मॉर्गन स्टैनली ने अपना टारगेट प्राइस घटाया है 206 से 188 प्रति शेयर पर। फुटवेयर स्टॉक्स भी रेडार पर रहेंगे। नवामा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, इन्होंने मेट्रो ब्रांड्स पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। टारगेट प्राइस दिया है 978 प्रति शेयर का। इनका कहना है कि असॉर्टमेंट और एफिशिएंसी के चलते काफ़ी मजबूत स्टोर इकोनॉमिक्स नज़र आ रहे हैं और इनफैक्ट ग्रोथ के लिए काफ़ी लंबा रनवे भी नज़र आ रहा है। बाटा इंडिया पर इन्होंने कवरेज शुरू की है, मगर होल्ड की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस दिया है 1548 प्रति शेयर का। इनका कहना है कि बाटा का जो ब्रांड परसेप्शन है वो ज़रूर सुधरा है, मगर एस्पिरेशनल से अभी भी काफ़ी वो दूर है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अपटिक भी एक की ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है बाटा इंडिया के लिए।
इसके अलावा HCL टेक हमारे रेडार पर रहेगा। कंपनी के नतीजे आए थे कल और एक ओवरऑल अगर हम देखें तो Q4 एक वीक सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पेश किए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय बरकरार रखी, JP मॉर्गन ने अंडरवेट की राय बरकरार रखी, मगर दोनों ही ब्रोकरेजेस ने अपना टारगेट प्राइस घटाया है। मॉर्गन स्टैनली ने अपना टारगेट प्राइस 1200 से घटाकर 1160 कर दिया है और JP मॉर्गन ने 920 से घटाकर 880 कर दिया है। दोनों ही ब्रोकरेजेस का मानना है कि रेवेन्यू और ग्रोथ और मार्जिन्स Q4 में अनुमान से कमज़ोर आए हैं। टेलीकॉम, हाईटेक और मैन्युफैक्चरिंग में वीकनेस नज़र आई है और इनफैक्ट FY24 के लिए जो गाइडेंस थी वो भी काफ़ी वीक थी और बिलो कंसेंसस थी। इसके अलावा अगर हम IT सेक्टर की बात करें तो JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। उनका कहना है कि BFSI, टेलीकॉम, हाईटेक और मैन्युफैक्चरिंग में वीकनेस नज़र आ रही है। टेक महिंद्रा और एम्फोसिस उन्हें रिस्की नज़र आ रहे हैं। उन्होंने इनफैक्ट दोनों ही कंपनीज़ के रेवेन्यू और मार्जिन एस्टिमेट्स को घटाया है, जिसके चलते EPS एस्टिमेट्स भी उनके घटे हैं। तो ओवरऑल टेक महिंद्रा पर उन्होंने अपनी रेटिंग को भी डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल की राय से अंडरवेट की राय दी है और इनफैक्ट टारगेट प्राइस भी घटाया है, 1000 से 900 कर दिया है टेक महिंद्रा के लिए। और एम्फोसिस के लिए अपनी राय को डाउनग्रेड किया है उन्होंने, न्यूट्रल की राय से अंडरवेट, और यहाँ पर भी टारगेट प्राइस 1008 से घटाकर 1150 कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे ICICI प्रूडेंशियल पर। हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस आए हैं और काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं रिजल्ट्स को लेकर। JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स की तरफ से न्यूट्रल की राय बरकरार रही, मगर इन दोनों ही ब्रोकरेजेस ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। मॉर्गन स्टैनली ने हालांकि ओवरवेट की राय बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस दिया है 600 प्रति शेयर का। सारे ही ब्रोकरेजेस का मानना है कि चौथे तिमाही के नतीजे अनुमान से मजबूत रहे हैं। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के चलते ये मजबूत नतीजे हमें देखने मिले हैं और उनका कहना है कि अगर ये चैनल मोमेंटम सस्टेन रहता है तो स्टॉक में री रेटिंग आ सकती है। अब फोकस रहेगा APE ग्रोथ पर, जो हम देखेंगे FY24 में। तो ओवरऑल ये थे सारे ब्रोकरेजेस जो आपके रेडार पर होने चाहिए आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए। थैंक यू वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे कमोडिटी मार्केट की तरफ और IIFL सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ET नाउ स्वदेश को। सोने चांदी से पहले शुरुआत कीजिए, क्या करें आज वहाँ पर? पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए गोल्ड सिल्वर कल भी हमने देखा था लोअर लेवल से रिकवर हुए थे, हालांकि 60,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा है गोल्ड और 60,500 के आसपास चला, इवन $2,000 के ऊपर भी सस्टेन रहा है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड में रहेगी। गोल्ड में करीबन 60,200 में खरीदारी करें, 59,850 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 60,700 तक हो सकता है। हमें लग रहा है इंटरनेशनल मार्केट में $2,010 से लेकर $2,015 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके, और क्रूड में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएंगे आज? देखिए डेफिनेटली क्रूड के अंदर भी हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कल एक रेंज बाउंड में बंद हुआ था, तो क्रूड के अंदर करीबन 6,300 में खरीदारी करें, 6,180 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6,500 तक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल सकती है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ओके, ठीक है। तो ये है राय क्रूड पर, गोल्ड सिल्वर में भी खरीदारी करने की राय। और आप आखिर में बेस मेटल्स भी बताइए, वहाँ क्या करें? देखिए बेस मेटल कल हमने देखा है कि रेंज में रहे थे, तो यहाँ पर एक काफी टाइट रेंज का ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि मार्केट रेंज में रहेगा, बट अगर प्राइस नीचे करीबन 760 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी करें, 754 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 770 तक हो सकता है। कल हमने देखा था लोअर लेवल से यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली थी, तो वेट करें, भाव अगर डिप लेते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, तो कॉपर में भी निचले स्तरों से यहाँ पर खरीदारी करने की राय। अनुज जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये सारी रणनीति सुझाने के लिए हमें। चलिए फिलहाल गुड मॉर्निंग स्वदेश में